वो आए और कुछ शब्द आप लोगों के सामने बोले और सभी का स्वागत करें। सर ठीक है, मैं श्री कुमार शुक्ला जी को यहाँ पे बुलाना चाहूँगी। सबसे पहले वो आए और कुछ बोले। आदरणीय मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि महोदय रोमेन गौतम जी, मैं इनका एक बार परिचय करा दूँ कि आप महान कानूनविद हैं, सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए हैं और पूर्व की सरकारों में पी चिदम्बरम के साथ भी आप रहे हैं और बहुत ही हाई प्रोफाइल पर्सन हमारे बीच में इस टाइम पर हैं। और डॉक्टर वी कुमार, इनके बारे में तो पूरी संघर्ष की कहानी है और इनको जब हम जानेंगे तो आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी को अगर जानते हैं तो आप डॉक्टर वी कुमार को जानते हैं। अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम में लगातार पिछले कई सालों से क्या दशकों से आप काम कर रहे हैं और इलेक्ट्रो होम्योपैथी को ला करके इन्होंने आज की जो अदर अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम्स हैं देश में, चाहे वो BMS हो, BUMS हो, BHMS हो, उसके समकक्ष ला करके इन्होंने खड़ा किया है। और इनकी बात सरकार को भी माननी पड़ी और कई ऐसी खोज है, जैसे KP सिन्हा जी के बारे में भी मैं बताऊंगा, कि कैंसर जैसी बीमारियों पर भी अगर कोई सबसे कारगर पद्धति साबित हुई तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी हुई है। और इसी काउंसिल के अध्यक्ष हैं डॉक्टर वी कुमार जी और वर्तमान में इंडियन प्रेस एसोसिएशन के अध्यक्ष। फिर हमारे बीच में विकास मिश्रा जी हैं। श्री विकास मिश्रा जी पत्रकारिता के पर्यायवाची हैं। बहुत ही लंबा वक्त हर बड़े बड़े संस्थानों में इन्होंने अपना दिया है। प्रिंट मीडिया में चाहे दैनिक जागरण हो, अमर उजाला, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आज तक, न्यूज़ 24, महुआ, न्यूज़ नेशन, हर चैनल में आप बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों पर रहे हैं। इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां निभाई हैं। पत्रकारिता इनमें रचता बसता है। यशवंत सिंह, और यशवंत सिंह जी को मैं कहूँगा मीडिया ऑफ द मीडिया। यहाँ तो मीडिया के लोग हैं, ही इज़ द मीडिया ऑफ द मीडिया। मीडिया सबकी रिपोर्ट करता है और वो मीडिया की रिपोर्ट करते रहते हैं। बहुत ही दृढ़ पत्रकार। जब भी दृढ़ता का नाम होगा, आप लोगों ने इनके उस प्लेटफॉर्म का नाम सुना होगा जो डिजिटली है, और अगर कोई पत्रकारिता से थोड़ा भी जुड़ा है तो ये नहीं हो सकता कि भड़ास फॉर मीडिया और यशवंत सिंह जी को न जानता हो। बहुत ही दृढ़ता उनकी पत्रकारिता में, एक जिद दिखती है कि मैं तो सच को सच कह करके रहूंगा। इनके बारे में तो इतने कम टाइम में बताया भी नहीं जा सकता। बस एक जिद और सच्ची पत्रकारिता अगर कहीं बसती है तो उसके जो प्रतिरूप हैं वो यशवंत सिंह जी हैं। और देवनाथ जी और पत्रकार, और अपना अखबार शुरू किया, अपने चैनल लाया। अभी वर्तमान में आप भारत 24 चैनल, जो भी टीवी से जुड़े, अच्छा भारत, सॉरी, तो जो लोग भी टीवी देखते होंगे, दूरदर्शन टेलीविजन देखते होंगे, तो जरूर इनकी रिपोर्टिंग को, उन्होंने शानदार रिपोर्टिंग इनकी रहती है शानदार विषयों पर, और आपने इनकी रिपोर्टिंग को देखा होगा। जुझारू पत्रकार, संघर्षशील पत्रकार देवनाथ जी। अब मैं परिचय करा दूं गंजू जी का। आप एसोसिएटेड एडिटर हैं और इनकी भी चीज़ें आपको लिखने पढ़ने को मिल सकती है अगर आप पत्रकारिता से जुड़े हैं। अब मैं एक नाम और आपके बीच में बैठे हैं, KP सिन्हा जी। मैं जो अभी इनका नाम आ चुका था, अब मैं क्रम में इनका नाम मैं ले रहा हूँ। और मैंने जो कैंसर की जो मेडिसिन की बात किया है, यद्यपि ये प्रेस का बड़ी अद्भुत खोज है इनकी तरफ से किया गया। और इस वक्त देश के तमाम बड़े बड़े अस्पताल, मेरी जानकारियां थोड़ी कम हो सकती हैं, बड़े बड़े अस्पताल इनकी उस खोज को जो इस सिस्टम ने किया, इलेक्ट्रो होम्योपैथ ने किया, और उसके प्रणेता, उसके जो माने उसको जो लीड करते रहे डॉक्टर KP सिन्हा, उसको कई हॉस्पिटल्स ने रिकॉग्नाइज किया और इनकी दवाओं के सिस्टम पर कई हॉस्पिटल्स में काम चल रहे हैं। तो आप अब मैं सीधे संगोष्ठी, इसको हम लघु गोष्ठी भी कह सकते हैं इस टाइम तक। अब मैं इसका प्रारंभ करता हूं और आज का जो विषय है इस विषय पर मैं और मेरे साथ
और भी कई लोग बोलेंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम आपको बात करते हुए दिखाई देंगे। मैं शुरुआत करता हूं, और जब मैं इस विषय की शुरुआत करूंगा तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं 1990 के दशक में। लगभग आप 20 साल पहले या 30 साल पहले आपको ले चलूंगा मैं। जब भी देश में कोई बड़ी घटना होती थी या जब भी कुछ ऐसा होता था कि देश में कुछ विशेष हो रहा है, तो हम में से तमाम लोग उस दौर में रहे हैं। हम कहते थे कि काम करो, जरा बीबीसी लंदन लगाओ, देखो बीबीसी लंदन क्या कह रहा है। हम लोगों ने दौर जिया है। अब तो उसका रेडियो कार्यक्रम बंद हो चुका है। चाहे वो इंदिरा गांधी की हत्या नहीं हो, चाहे बाबरी मस्जिद का विध्वंस रहा हो, जो भी रहा हो, या इस तरह की तमाम घटनाएं, जब भी देश में कोई भी बड़ी घटना होती थी तो हम लोग कहते थे कि बीबीसी लंदन लगाओ, देखो बीबीसी लंदन क्या कह रहा है। हमारे रेडियो पर फिक्स कार्यक्रम थे। 7:45 बजे एक समाचार आता था रेडियो पर 15 मिनट का, और 9 बजे भी एक समाचार आता था। हम उसके बजाय हम उस बीबीसी लंदन को सुनते थे जो शॉर्ट वेव लेंथ पर आता था, और वो जब 5 लाइनें बोलता था तो 5 लाइन में से 2 लाइनें तो समझ में नहीं आती थी, क्योंकि आवाज बड़ी ऊपर नीचे होती थी। जो भी सुने होंगे उनको पता होगा। 3 लाइनें समझ में आती थी कि बीबीसी लंदन क्या कह रहा है। अब मैंने बीबीसी लंदन का सीधे जिक्र क्यों किया, मैं आपको ये बताता हूं। हम मानव हैं, हमें एक समझ है, हमें एक बुद्धि है। हमारे इर्द गिर्द तरह तरह की घटनाएं होती रहती हैं। घटनाएं हो रही हैं, उसकी सच्चाई क्या है, वो क्या घटनाएं हैं, उसका मुझे सच पता चलना चाहिए। ये हमारी उत्सुकता तो है। साथ में मैं आपको बता दूं कि मानव की या एक मानव का ये अधिकार भी है और उसकी जरूरत भी है। हमें पता चले कि घटना की, हमारे जो भी घटनाएं हो रही हैं उसकी सच्चाई क्या है। वो हमारी जरूरत भी है, हमारी उत्सुकता भी है और हमारा अधिकार भी है। अब जब इतना बड़ा विषय आ गया कि सच्ची घटना को बताना हर इंसान को पता होना चाहिए, तब वहां से जन्म लेती है निष्पक्ष पत्रकारिता। जो मैंने बीबीसी का जिक्र किया, मैं वही बात कह रहा था कि कहीं न कहीं हम सच जानना चाहते हैं। भले आवाज साफ नहीं थी, मैंने कहा शॉर्ट वेव लेंथ पर उसके कार्यक्रम आते थे। 5 लाइनों में से 2 लाइनें समझ में नहीं आती थी, 3 लाइनें सुन पाते थे। लेकिन फिर भी किसी को अगर सच जानना होता था तो उस टाइम पर हम कहाँ जाते थे? बीबीसी लंदन पर जाते थे, क्योंकि हमें सच को जानना है। यह हमारी उत्सुकता है, हमारी जरूरत है और हमारा अधिकार भी है। इसके लिए हमने चुना किसको? इतनी बड़ी जिम्मेदारी आई पत्रकारिता के कंधों पर। इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई पत्रकारिता के कंधों पर। अब पत्रकारिता ने इस जिम्मेदारी का निर्वहन किस तरह से किया, कर भी पाया या नहीं कर पाया। हमेशा इस पत्रकारिता का दुरुपयोग करने वाले लोग, शक्तिशाली लोग, क्योंकि पत्रकारिता वो चीज है जो जनता की मानसिकता को, पूरे जनमानस को बदल देने का काम करती है। इसीलिए जब इस देश में कोई भी एजेंडा लाने की कोशिश हुई, स्पेशली कोई एजेंडा लागू करने की बात हुई, तो सबसे पहले जो नकेल कसी जाती है, सबसे पहले जो नकेल कसी जाती है, वो कसी जाती है पत्रकारिता पर। चाहे वो देश की इमरजेंसी का दौर हो, चाहे वो आज का दौर हो। जब इमरजेंसी लागू हुई देश में, तो सबसे पहले आधी रात को जाकर के समाचार पत्रों का प्रकाशन ही रुकवाया गया था। ये पहला काम हुआ था जब देश में इमरजेंसी लागू हुई थी। आज भी देश कुछ उसी रास्ते पर है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आज पत्रकारिता
या निष्पक्ष पत्रकारिता की प्रतिष्ठा दांव पर है। आज निष्पक्ष पत्रकारिता की प्रतिष्ठा दांव पर नहीं है, क्योंकि निष्पक्ष पत्रकारिता की प्रतिष्ठा खत्म हो चुकी है। अब प्रतिष्ठा नहीं रही। अब तो कई जगह ये भी होता है कि अगर आप कह दें कि मैं पत्रकार हूं, तो जो पत्रकार लोग बैठे हैं, कितना गिरावट आई है इस प्रतिष्ठा में। तो अब दांव पर पत्रकारिता की प्रतिष्ठा नहीं है, प्रतिष्ठा खत्म हो चुकी है पिछले 10 सालों में। अब क्या दांव पर है? पत्रकारिता का अस्तित्व। अब तो पत्रकारिता का अस्तित्व दांव पर लगा है। अब तो पत्रकारिता के अस्तित्व को बचाने की जरूरत है। और निष्पक्ष पत्रकारिता आज अपनी आखिरी सांसें लेता हुआ दिख रहा है। यह हाल है निष्पक्ष पत्रकारिता का। अब पत्रकारिता के नाम पर क्या हो रहा है? अलग अलग खेमे बढ़ गए हैं, अलग अलग ध्रुव बन गए हैं, अलग अलग पक्ष बन गए हैं। अब अलग अलग पक्षों की अपने अपने हिसाब से पत्रकारिता होती है। इसको हम अब पत्रकारिता के बजाय आज की डेट के लिए जो सुटेबल वर्ड है वो है पक्षकारिता। हम इसको पक्षकारिता कह सकते हैं। आज की डेट में पक्षकारिता हो रही है, और जो पत्रकार हैं आज की डेट में वो पक्षकार हो गए हैं। कोई भी पक्ष हार सकता है, कोई भी पक्ष जीत सकता है, लेकिन इन दोनों में साफ साफ तौर पर अगर कोई हारा है तो निष्पक्ष पत्रकारिता हारी है, और अगर कोई कमजोर हुआ है तो वो निष्पक्ष पत्रकारिता हुई है। निष्पक्ष पत्रकारिता किस तरह से इस देश में खत्म हुआ है? 2 खेमे बट गए। उन खेमों को बताने के लिए मैं 2 शब्द प्रचलित मीडिया से उधार ले रहा हूं। एक है गोदी मीडिया, बहुत जाना माना नाम है, सब जानते, सबने सुना है। थोड़ा कम ही लोगों ने सुना होगा डिजाइनर पत्रकार। तो अब 2 तरह के पत्रकार इस देश में होने लगे। एक गोदी पत्रकार होने लगे और एक डिजाइनर पत्रकार होने लगे। इसमें सबसे ताज्जुब की बात क्या है कि गोदी पक्षकार, मैं उनको पक्षकार कहूं तो पत्रकार समझिएगा, पत्रकार कहूं तो पक्षकार समझिएगा, क्योंकि दोनों पर्यायवाची बना दिया है इन्होंने। बहुत ताज्जुब होता है कि गोदी पक्षकार या पत्रकार को पूरे सरकार के कामों में, वर्तमान सरकार की मैं बात कर रहा हूं, कोई कमी दिखती ही नहीं है। या उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बदल लिया कि हमें किसी घटना को सच बताने के अलावा, या जो भी घटना हो रही है उसको सच साबित करना है। जो भी सरकार ने किया है वो सही हो रहा है। गोदी पत्रकार इस पर आकर अड़े हुए हैं, और डिजाइनर पत्रकार भी कम नहीं है। सरकार ने जो कर दिया वो सिर्फ गलत है, वो सही हो ही नहीं सकता। डिजाइनर पत्रकार इस पर अड़े हुए हैं। अब आप जरा इनके सवाल सुनिए। गोदी पत्रकार अपने नेता से पूछता है, आप इतना काम कैसे कर लेते हैं, आप थकते नहीं हैं? आप अपने जेब में पर्स रखते हैं कि नहीं रखते हैं? गोदी पत्रकार आज की डेट में जब सवाल पूछता है, जैसे सवाल पूछता है। और जब डिजाइनर पत्रकार, ये शब्द मेरे नहीं है, डिजाइनर और गोदी मैंने उधार लिए हैं, वही आपके सामने रख रहा हूं। और जब डिजाइनर पत्रकार अपने नेता से सवाल पूछता है तो ये कहता है कि क्या एकता यात्रा में इतने ठंडे ठंडे जगहों से होकर गुजर रही है, टी शर्ट में आपको ठंडी नहीं लगती? वो डिजाइनर पत्रकार अपने नेता से कहता है कि हम लोग तो सोचते थे कि हम ही बहुत अच्छे पत्रकार हैं, अच्छा आप इतनी अच्छी पत्रकारिता भी कर लेते हैं। मुझे लगता है मुझे विवरण बताने की जरूरत नहीं है, सब जान रहे हो कि मैं किस घटना का जिक्र कर रहा हूं। सतपाल मलिक के इंटरव्यू का जिक्र कर रहा हूं मैं। सवाल इस तरह से बदल गए
पत्रकारिता का या पक्षकारिता का स्तर देख लीजिए कि मैंने पहली बात बताई कि किसी को अपना पक्ष ही सही रखना है, और सवाल मैंने बता दिए, कुछ चुन करके 2 सवाल मैंने बताए दोनों पक्ष के कि आज की डेट में किस तरह के सवाल वो अपने नेताओं से पूछते हैं। इस पक्षकारिता में और बहुत बड़ा जादू हो रहा है जो समझ में भी आता है और समझ में नहीं भी आता है। शाम को हर चैनल पर डिबेट शो चलते हैं, हम सब लोग देखते होंगे, खाली टाइम में तो देख लेते होंगे। आप किसी भी दिन चले जाइए कि आप शाम को डिबेट्स देखना शुरू कीजिए। जो भी डिबेट शो एक चैनल पे चलता है, लगभग 1-1.5 घंटे का अंतराल पर आपको उसी विषय पर हर चैनल पर आपको बहस होती हुई दिख जाएगी, डिबेट चलता हुआ दिख जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि इन चैनल्स के जो एडिटर हैं, जो प्रोग्राम को फाइनल करते हैं, ये हर चैनल्स के अलग ऑफिसेज में बैठते हैं या इनका कोई एक ही एडिटर कहीं सत्ता के गलियारे में तो नहीं बैठा हुआ है? ये बड़ा सवाल है। मैंने कहा ये जादू जैसा लगता है कि एक ही साथ 12 चैनल्स के एडिटर को एक ही विषय सूझता है कि आज हम लोग इस विषय पर बात करेंगे। तो ये बात तो तय है कि देश में निष्पक्ष पत्रकारिता का अस्तित्व दांव पर लगा है। मैंने पहले कहा प्रतिष्ठा तो खत्म हो चुकी है, अब पहले अस्तित्व को बचा लीजिए। जो मृतप्राय निष्पक्ष पत्रकारिता बची हुई है, कुछ सांसें बची हुई हैं, अब उसको बचाने की मुहिम पत्रकारों की तरफ से अगर चल सके तो बहुत अच्छी बात होगी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जब भी देश में जब कोई एजेंडा लागू करना होता है तो सबसे पहले वो पत्रकारिता पे नकेल कसते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, ये कैसे होता है। 1933 में 1933 में जर्मनी में नाजियों की सरकार आई। हिटलर उसके प्रधान थे। आपको मालूम होगा, मैं बताता हूं, सबसे पहले हिटलर ने क्या किया, उस दौर के कई समाचार पत्रों को बंद किया और उन्होंने क्या कहा कि मैं मीडिया को एडवांस करना चाहता हूं, देश को एडवांस करना चाहता हूं। उस टाइम पर रेडियो नई टेक्नोलॉजी थी। उन्होंने क्या किया, देश में 1933-34 की बात है ये, पूरे जर्मनी में हिटलर ने फ्री रेडियो बांटे, पूरे देश को रेडियो बांटे, क्योंकि उसको रेडियो के थ्रू पूरे जर्मनी के जनमानस को बदलना था। और जब मीडिया ने अपना रंग बदल दिया, जब निष्पक्ष पत्रकारिता जब जर्मनी के अंदर खत्म हो गई, तो सबको पता है कि इतिहास में क्या हुआ। हर रेडियो प्रोग्राम उस टाइम यही साबित करता था कि जर्मनी में रहने वाले यहूदी देशद्रोही हैं, इनको मार दिया जाए, ये देश के खिलाफ हैं। ये बात उनके दिमाग में पहले बैठाई गई। और मैंने कहा उस दौर में, आज का रेडियो मत समझिएगा, आज की डेट में जैसे कोई आपको कोई बड़ी बड़ी कारें गिफ्ट करे, जस्ट लाइक दैट दी रेडियो, उस समय रेडियो वैसा ही था 1933 में। और पूरे जर्मनी में रेडियो बांटे गए। पहले रेडियो बांट करके तब लोगों के दिमाग में बैठाया गया कि यहूदी देशद्रोही हैं, इनको देश से निकाल दिया जाना चाहिए, इनको मार दिया जाना चाहिए। और वो चीजें जर्मनी के अंदर हुई। हजारों यहूदियों को एक दिन में जान से मार दिया जाता था। पूरे देश को पता, पूरे सबको पता इस बारे में किस तरह से जनमानस को बदला जाता है मीडिया के थ्रू। 1994 की घटना में आपको बताता हूं। रवांडा एक देश है, वहां क्या हुआ, वहां 2 समुदाय थे, एक हुतस समुदाय था और एक तुत्सी समुदाय वहां अल्पसंख्यक थे। हुतस को लगा हमें यहां से तुत्सी को खत्म कर देना चाहिए। उनकी सरकार भी आई तो डायरेक्ट उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने आरटीबीएस करके एक रवांडा रेडियो, आप उसको बोल लीजिए, सबसे पहले उन्होंने वहां के पत्रकारों को बदला।
उसका सेटअप एडवांस किया और तब सेम काम रवांडा में भी 1994 में हुआ और ये साबित किया गया कि जो अल्पसंख्यक तुत्सी समुदाय है ये देश के खिलाफ है, देशद्रोही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि किस तरह से पत्रकारिता को मजबूत होना है, पत्रकारों को मजबूत होना है, क्योंकि जब भी देश में कोई भी गलत एजेंडा लाने की कोशिश करेगा तो सबसे पहला काम उसे करना है देश से निष्पक्ष पत्रकारिता को खत्म करने का काम उसको करना होगा। अब इस देश में ये निष्पक्ष पत्रकारिता खत्म क्यों हो रही है, इस पर भी थोड़ी सी बात हम लोग कर लेते हैं। देश में जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर आया, बहुत तेजी से एक के बाद एक टीवी चैनल इस देश के अंदर खुलने लगे। ये मीडिया का बहुत ही महंगा माध्यम था। एक टीवी चैनल खोलने के लिए हमसे बढ़िया तो आप लोग बता सकते हैं, मुझे लगता है कि 200, 300, 400, 500 करोड़ भी शायद कम ही है एक टीवी चैनल खोलने के लिए अच्छी तरह से। तो हुआ क्या, इस दौर का फायदा उठाया गया और तमाम पूंजीपति और भ्रष्ट राजनेता छद्म पत्रकारिता का भेष धर करके वो मीडिया इंडस्ट्री में एंटर कर गए, क्योंकि उनके पास पैसे थे। पैसे किसके पास थे? पूंजीपतियों के पास में थे, भ्रष्ट राजनेताओं के पास में थे, और वो पत्रकारिता की इंडस्ट्री में छद्म पत्रकार बन करके घुस गए। और वो पत्रकार जो शेर बन करके पत्रकारिता करते थे अखबारों में या छोटे मीडिया में, उन शेरों को पिंजड़े में बंद करके वो अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल में ला करके रख दिए। अब उस शेर को वो खोलते तो हैं, लेकिन साथ में हंटर रखते हैं। जैसे सर्कस में आपने देखा है कि शेर तुम्हें वही करना है जो मैं कहूंगा। सर्कस का शेर कभी किसी को काटता नहीं है, वो शेर तो है लेकिन काटता नहीं है किसी को। वो आज वही हो रहा है। आज हमारे पत्रकारिता के शेर यही कर रहे हैं, उनको पिंजड़े में बंद करके लाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल्स के जो मालिक हैं, जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, जो भ्रष्ट राजनेता हैं, मैंने कहा जो छद्म रूप धर करके इस पत्रकारिता की इंडस्ट्री में घुस गए हैं, वो इसी तरह से पिंजड़े में बंद पत्रकारों को अपने साथ रख करके देश से निष्पक्ष पत्रकारिता को खत्म करके सिर्फ आज की डेट में एक एजेंडा लागू किया जा रहा है। अब बात उठती है किसके लिए किया क्या जा सकता है। बहुत बड़ी लड़ाई है, और उस लड़ाई में जैसे मैंने नाम बताया यशवंत जी का, आप लोग अगर प्रभात और मीडिया सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, तो आपको लगता होगा छोटे छोटे प्लेटफॉर्म से लड़ाई लड़ी जा रही है। और मुझे लगता है कि इधर एक चीज बेहतर हुई है, एक मैं उसको कई बार सोशल मीडिया भी कहता हूं, लेकिन सोशल मीडिया थोड़ा सस्ता है, थोड़ा बहकाऊ है, थोड़ा गलत है, थोड़ा फेक है। लेकिन किसी को कुछ सच कहना तो उसके लिए एक छोटी सी मजबूत आवाज जरूर निकल सकती है। तो आप सबका दिल से हार्दिक अभिवादन करता हूं। इतने कीमती शब्द बोलने के लिए और इतना कीमती वक्त निकालने के लिए। वर्तमान परिवेश में भारतीय प्रेस की भूमिका को तो मिस्टर शुक्ला ने इतने शानदार तरीके से बता दिया है कि मैं अब इस पर बहुत ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं इनवाइट करती हूँ अब यहाँ पर विकास मिश्रा सर को, और वो आएंगे। अब वो आपको बताएंगे वर्तमान परिवेश में भारतीय प्रेस की भूमिका क्या है। हम लोग उनकी नजरों से भी देखते हैं।